चित्रा मन में सोचने लग जाती है, ये कैसे हो सकता है? अभिमन्यु अपने कमरे में कैसे पहुंच गया? ये तो घाट पर था। चित्रा एकटक नजर से अभिमन्यु को उसके घर में सोता हुआ देख ही रही थी कि तभी आंसू की बूंद में फिर से हलचल होनी शुरू हो जाती है और युग को सब कुछ धुंधला नजर आने लग जाता है। उस धुंधले होते अंतराल में युग मन में सोचने लग जाता है, माँ मुझे पता है अभिमन्यु उसके घर पर कैसे पहुंचा था। पापा ने मदद की थी उसकी। उस रात वही घाट पर गए थे और उन्होंने तो अभिमन्यु की जान बचाई थी। आखिर यही तो बताया था मुझे अभिमन्यु ने जब वो पूरे 3 दिन बाद स्कूल आया था। यही लिखा हुआ था उस कहानी में जो मैंने उस रात पापा के पेन से लिखी थी। युग इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे आंसू की बूंद के अंदर फिर से चित्रा का चेहरा नजर आने लग जाता है। चित्रा युग से कहती है, युग बेटा, उस दिन ग्रेवयार्ड कोठी आने के बाद मैं इसी बारे में सोचते रही कि आखिर अभिमन्यु की किसने मदद की, कौन था जो उसे उसके घर पर ले गया था। अगर वो राई के दाने मेरे हाथ नहीं लगते तो मैं इस बात को वहम समझ लेती, पर वो राई के दाने मेरे हाथ लग गए थे और मैं समझ गई थी कि कोई तो था जिसने अभिमन्यु की मदद की थी। अगले दिन मैं अभिमन्यु के घर पर भी गई, पर उसे तेज बुखार था जिस कारण मैं चाहते हुए भी उससे कुछ पूछ नहीं पाई। 3 दिन बाद जब वो सही हुआ और मैंने उससे यक्षिणी के बारे में पूछा तो उसे उस हादसे के बारे में कुछ याद ही नहीं था। हादसे के बारे में तो छोड़ो, उसे तो यक्षिणी के बारे में तक कुछ नहीं पता था। उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार यक्षिणी का नाम सुन रहा हो। उस वक्त अभिमन्यु बहुत छोटा था और बहुत खुश भी था, इसलिए मैंने भी उसे उस बारे में याद करने के लिए ज्यादा फोर्स नहीं किया। मैं खुद चाहती थी कि अभिमन्यु इन सब चीजों से दूर रहे। आखिर वो एक छोटा बच्चा था और बच्चों को खतरों से नहीं, खिलौनों के साथ खेलना चाहिए। युग खामोशी के साथ चित्रा की सारी बातें सुन रहा था। चित्रा भी युग को सब कुछ बिना कुछ छुपाए बताते जा रही थी। चित्रा एक लंबी आह भरने के साथ ही फिर बोल पड़ती है, अभिमन्यु की मदद उस रात किसने की मैं ये पता नहीं लगा पाई तो क्या हुआ, पर मुझे ये तो किसी भी हाल में पता लगाना था कि आखिर वो काला साया कौन था। वो यक्षिणी की जगह उस आदमी का शिकार क्यों कर रहा था और यक्षिणी कहाँ पर थी। वो शिकार करने उस अमावस्या की रात क्यों नहीं आई थी। मेरे मन में उस वक्त तक कई सारे सवाल थे यक्षिणी और काले साए को लेकर, पर मेरे सवालों के जवाब उस वक्त किसी के पास भी मौजूद नहीं थे। उस वक्त एक प्रशांत ही था जिससे मेरी सबसे ज्यादा गहरी दोस्ती थी, जिस पर मैं भरोसा कर सकती थी, इसलिए मैंने ये बात उसे बता दी। जब प्रशांत ने सुना कि यक्षिणी की जगह काला साया शिकार कर रहा है तो उसके मन में तो और भी ज्यादा खौफ भर गया था। उसके खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये काला साया क्या चीज थी, ये नई आफत क्या आ गई थी। चित्रा की बातें सुनकर युग मन में सोचने लग जाता है, माँ हमारे साथ भी यही हुआ था। हमें भी पहले यही लगता था कि सारी औरतों के शिकार यक्षिणी करती है, पर वो तो बाद में पता चला कि औरतों के शिकार के पीछे यक्षिणी का नहीं बल्कि काले साए का हाथ है। पर हमें भी काले साए के बारे में आपकी तरह कुछ नहीं पता था, हम भी उसके बारे में पता करने में लग गए थे। चित्रा फिर युग से कहती है, मैंने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस काले साए के बारे में पता लगा कर ही रहूंगी, पर समझ नहीं आ रहा था कि शुरू कहाँ से करूं। ऐसा क्या करूं कि मुझे उस काले साए के बारे में पता चल जाए, और बहुत सोचने के बाद मुझे आखिर में इस समस्या का समाधान मिल ही गया। इतना कहकर चित्रा चुप हो जाती है। युग के चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लग जाते हैं। युग को देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो बहुत उतावला हो गया था, वो समाधान जानने के लिए जो चित्रा ने खोज निकाला था, काले साए के बारे में पता करने के लिए। चित्रा फिर बोल पड़ती है, और वो समाधान ये था युग बेटा कि मुझे अगली पूर्णिमा की रात भी घाट पर जाना पड़ेगा। फिर एक बार देखना पड़ेगा कि वो काला साया फिर शिकार करने आता है या यक्षिणी आती है। चित्रा की ये बात सुनकर युग एकदम सुन्न पड़ गया था। वो तो यही सोचकर डर गया था कि चित्रा फिर एक बार घाट पर जाएगी। चित्रा कहती है, और जैसा कि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ युग बेटा, उस काले साए के बारे में जानने के लिए मैं फिर से घाट पर जाने का फैसला ले चुकी थी। इस बारे में मैंने प्रशांत को नहीं बताया था, वरना वो भी मेरे साथ चलने की जिद करने लग जाता, और मैं उसकी जान को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। इसलिए पिछली बार की तरह इस बार भी मैं अकेले ही घाट के पास मौजूद टीले पर चली गई, वही टीला जहाँ से सब कुछ दिखाई देता था। जब पूर्णिमा की रात में वहाँ पहुंची तो फिर मैंने वही देखा जो मैं पहले अमावस्या की रात देख चुकी थी। वही काला साया वहाँ पर दोबारा आया और उसने फिर मर्द को काली परछाई में बदल दिया था। बस इस बार फर्क इतना था कि वहाँ पर अभिमन्यु मौजूद नहीं था। घाट पर बस वो काला साया और उसका शिकार ही मौजूद था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस बार भी यक्षिणी शिकार करने घाट पर क्यों नहीं आई थी, वो कहाँ पर चली गई थी, और उसकी जगह वो काला साया शिकार क्यों कर रहा था। चित्रा एक लंबी आह भरने के साथ फिर बोल पड़ती है, तहकीकात सिर्फ पूर्णिमा की रात तक ही सीमित नहीं रही युग बेटा, बल्कि यहीं से तो मेरी तहकीकात शुरू हुई थी। अब जब भी अमावस्या और पूर्णिमा आती मैं हमेशा उस टीले पर चढ़ जाती।
इस उम्मीद से कि आज नहीं तो कल यक्षिणी शिकार करने जरूर आएगी या फिर उस काले साए के बारे में एक न एक सुराग मेरे हाथ जरूर लगेगा। पर घाट पर हमेशा वो काला साया ही यक्षिणी की जगह शिकार करने आता था। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये थी कि वो काला साया अपने शिकार को उसी वक्त नहीं मारता था, बल्कि उसे काली परछाई में बदलता था और फिर ढेर सारा धुआं घाट पर फैल जाता था, जिस कारण कुछ दिखाई ही नहीं देता था। और फिर कुछ देर बाद धुएं के छटने के साथ वो काला साया अपने शिकार के साथ ही वहां से गायब हो जाता था। ऐसा लगता था जैसे वो उस शिकार को किसी के लिए लेकर जा रहा हो। उस काले साए और यक्षिणी के किसी को शिकार बनाने में कॉमन चीज कोई थी तो वो ये थी युग बेटा कि वो काला साया यक्षिणी की तरह हमेशा किसी मर्द को ही अपना शिकार बनाता था। घाट पर कभी कोई औरत आ भी जाती थी तो उसे जाने देता था, उसे कुछ नहीं करता था। युग फिर मन में सोचने लग जाता है, इसका मतलब पहले वो काला साया औरतों के शिकार नहीं करता था, पर फिर सालों बाद हमारे वक्त पर ऐसा क्या हो गया कि उसने औरतों के शिकार करने भी शुरू कर दिए। चित्रा युग को देखते हुए फिर बोल पड़ती है, 4-5 अमावस्या और पूर्णिमा की रातें गुजर चुकी थी और मैं देख चुकी थी हमेशा वो काला साया ही मर्दों के शिकार करने घाट पर आया करता था। पर मेरी कई कोशिशें करने के बाद भी मैं पता नहीं लगा पा रही थी कि वो काला साया कौन था। कई बार मैंने सोचा कि मैं खुद उस काले साए के शिकार करते वक्त टीले से नीचे उतरकर उस काले साए के सामने जाकर खड़ी हो जाऊं और उससे पूछूं कि कौन है वो और यक्षिणी कहां पर है। पर मेरी कभी इतनी हिम्मत ही नहीं हुई। मैं सच में उस वक्त बहुत डरपोक थी। मैं तो उस काले साए की पीली आंखें देखकर ही डर जाया करती थी। मुझे डर सताता था कि अगर मुझे कुछ हो गया युग बेटा तो तुम्हारा क्या होगा। मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती थी, इसलिए मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही थी उस काले साए के बारे में पता लगाने की, पर कुछ पता ही नहीं चल रहा था। पर कहते हैं ना, जब आप किसी काम में सच्ची लगन से लगे रहते हैं तो वो किसी न किसी तरह पूरा हो ही जाता है। और मेरे साथ भी यही हुआ। मुझे भी उस काले साए के बारे में पता चल ही गया। चित्रा उन पलों को याद करते हुए कहती है, वो रात भी अमावस्या की काली रात थी। उस काले साए के शिकार करने के बाद हमेशा की तरह मैं टीले से नीचे उतर रही थी। चित्रा के इतना कहते ही आंसू की बूंद में फिर से हलचल होनी शुरू हो जाती है। युग को सब कुछ धुंधला नजर आने लग जाता है। कुछ देर बाद जब युग को चीजें क्लियर नजर आने लग जाती हैं, तो वो देखता है कि चित्रा अमावस्या की काली रात में टीले से नीचे उतर रही थी। वो बहुत मायूस नजर आ रही थी। चित्रा टीले से नीचे उतरते हुए उदासी के साथ खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, आज भी तू इस टीले पर बैठी रह गई चित्रा और कुछ नहीं कर पाई, कुछ पता नहीं लगा पाई उस काले साए के बारे में। ऐसा कब तक चलेगा? कब तक ऐसे डर कर बैठी रहेगी? तुझे अपने पति और बच्चे को बचाना है ना उस यक्षिणी के चंगुल से। यही सब बड़बड़ाते हुए चित्रा उस टीले पर से नीचे उतरते जा रही थी। चित्रा टीले से नीचे उतरती है और ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाती है। चित्रा अपने कदम आगे बढ़ाते हुए यक्षिणी को याद करते हुए खुद से बोल पड़ती है, तुम कहाँ हो यक्षिणी? शिकार करने क्यों नहीं आती हो? तुमने शिकार करना बंद कर दिया क्या, या फिर तुम्हारे अंदर की हवस शांत हो गई है? यक्षिणी को ही याद करते हुए चित्रा अपने कदम आगे बढ़ाते जा रही थी। चित्रा अपने कदम कालाझाड़ी जंगल के अंदर बढ़ाई रही थी कि तभी उसे जमीन पर एक नीला कुर्ता पड़ा हुआ नजर आता है। उस कुर्ते को देखकर चित्रा वहीं पर रुक जाती है। उस नीले कुर्ते को देखकर चित्रा को कुछ याद आने लग जाता है और वो तुरंत उस नीले कुर्ते को उठा लेती है। चित्रा उस कुर्ते को देखते हुए खुद से कहती है, ये कुर्ता तो अनुराग का है जो उसने आज पहना हुआ था, पर ये कुर्ता यहाँ पर कैसे पड़ा हुआ है? चित्रा के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अनुराग का वो कुर्ता आखिर वहां पर कैसे आ गया था। चित्रा उस कुर्ते को उठाती है और फिर अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाती है। और इस बार जब वो ग्रेवयार्ड कोठी के दरवाजे के पास पहुंचती है तो ग्रेवयार्ड कोठी के दरवाजे को देखकर भी उतना ही शॉक्ड रह जाती है जितना कि वो कालाझाड़ी जंगल में अनुराग के कुर्ते को देखकर हो गई थी। चित्रा ग्रेवयार्ड कोठी के दरवाजे को हैरानी के साथ देखते हुए कहती है, ये क्या? कोठी का दरवाजा कैसे खुला हुआ है? मैं तो इस दरवाजे को लगा कर गई थी, मुझे अच्छे से याद है, पर यह दरवाजा किसने खोला? चित्रा एकटक नजर से उस दरवाजे को ही देखते रहती है। चित्रा मन में सोचने लग जाती है कि अनुराग ने तो दरवाजा नहीं खोला, पर वो क्यों आधी रात में दरवाजा खोलेगा? वो तो अपने कमरे में इस वक्त लिख रहा होगा, उसके पास इतना वक्त कहाँ कि वो बाहर जाए घूमने के लिए, वो भी आधी रात में। चित्रा कुछ डर के साथ कहती है, अगर अनुराग ने भी दरवाजा नहीं खोला तो फिर किसने खोला? कहीं यक्षिणी तो नहीं आ गई? इतना सोचते ही अगले पल चित्रा हड़बड़ाहट के साथ अपने कदम ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर रख देती है। जैसे ही वो ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर अपना कदम रखती है, उसे टाइपराइटर के बटनों के दबने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। चित्रा टाइपराइटर की आवाज सुनते हुए खुद से कहती है, देखा, मैंने कहा था ना अनुराग अपने कमरे में कहानी लिख रहा होगा, ये उसी के टाइपराइटर की तो आवाज है। टाइपराइटर की आवाज ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर गूंजने लग गई थी।
टाइपराइटर के बटनों के दबने की आवाज बहुत तेज आ रही थी। देखते ही देखते हॉल टाइपराइटर की आवाज से गूंज उठता है और वो आवाज चित्रा के कानों में चुभने लग जाती है। चित्रा उस आवाज को सुनते हुए चिढ़ते हुए खुद से कहती है, ये अनुराग को क्या हो गया है? आज ये इतनी तेज क्यों टाइप कर रहा है? अगर ऐसे ये टाइप करते रहा तो युग नींद में से जग जाएगा, और यदि वो एक बार जग गया तो उसको दोबारा सुलाना मुश्किल है। मैं अभी अनुराग को टोक कर आती हूँ। इतना कहकर चित्रा अनुराग के कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाती है। चित्रा रूम नंबर 666 के सामने आकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि यही वो कमरा था जिसके अंदर बैठकर अनुराग अपनी कहानियां लिखता था। रूम नंबर 666 के पास पहुंचकर टाइपराइटर के बटनों के दबने की आवाज और भी तेज हो गई थी। चित्रा देखती है कि रूम नंबर 666 का दरवाजा टिका हुआ था। जैसे ही चित्रा दरवाजे को अंदर की तरफ धक्का देती है, दरवाजा करकराती हुई आवाज के साथ खुल जाता है। जब दरवाजा खुलता है और चित्रा कमरे के अंदर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो और भी ज्यादा शॉक्ड रह जाती है। चित्रा देखती है कि टाइपराइटर के बटन तो दब रहे थे, पर उन बटनों को कोई दबा नहीं रहा था। टाइपराइटर अपने आप चल रहा था, उस पर अपने आप कहानी टाइप हो रही थी। कमरे के अंदर अनुराग मौजूद नहीं था। चित्रा हैरानी के साथ खुद से कहती है, ये कैसे हो सकता है? ये टाइपराइटर अपने आप कैसे चल रहा है? और अनुराग वो कहाँ पर है? मेरे जाने से पहले वो यहीं पर तो बैठकर अपनी कहानी टाइप कर रहा था। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।